अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर 1 रेशो, कंपाउंड प्रोपोर्शन और रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कंपाउंड प्रोपोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा कि डिफरेंट नंबर सिस्टम में हम कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं और डिफरेंट नंबर सिस्टम पे ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखे। आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम रेशो के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि रेशो क्या होती है और इसका प्रोपोर्शन के साथ क्या रिलेशन है। रेशो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे हम रेशो का इस्तेमाल देखते हैं। रेशो बेसिकली कंपैरिजन है दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। रेशो की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेशोस। और यही चीज़ बाद में जब हम लोग प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस हमारी बनती हैं। और फिर उसी से ही आगे फर्दर हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शंस पे बात करते हैं और उनके डेली इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। रेशो को समझने के लिए जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग पेश करते हैं। हमारे पास 4 रेड कप हैं और 2 येलो कप हैं। अगर इनकी रेशो को हम लोग लें तो ये बनेगी 4:2। यहाँ पे एक बात जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है या उसको जहन में रखना है आपको, वो ये है कि अगर आप रेड टू येलो रेशो ले रहे हैं तो पहले रेड नंबर ऑफ कप्स आएंगे और बाद में येलो। अगर आप इनको उल्टा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और हमारे पास जो रेड से येलो की रेशो है वो 4:2 है, क्योंकि हमारे पास रेड कप 4 हैं और येलो हमारे पास 2 हैं। इसी तरह से अगर हम लोग येलो टू रेड की रेशो लेना चाहें तो 2 हमारे पास येलो कप हैं और 4 हमारे पास रेड कप हैं, तो उनकी रेशो बनेगी 2:4। रेशोज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता हो। तो रेशो की जो मेन प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये है कि हमारी रेशो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारी पिछली एग्जांपल के मुताबिक अगर हमारे पास रेशो 4:2 है तो इसको हम कट करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम अगर इसको 2 के टेबल से कट करें, जिस तरह आप लोग पहली क्लासेस में डिवीजन या कट करते हैं नंबर्स को, तो ये 2 के टेबल से कट होगा तो आपके पास आंसर बनेगा 2:1। हमारे पास एक और एग्जांपल है स्टार्स की। हमारे पास 4 स्टार्स येलो कलर में है और 4 स्टार ब्लू कलर में है और इनकी रेशो बनेगी 4:4। चाहे हम अब दोनों स्टार्स इक्वल हैं, चाहे पहले आप येलो ले लें या ब्लू ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको जो नंबर पहले बोला गया या जो कलर पहले बोला गया उसको पहले लिखना है। तो 4:4 का आंसर जो है वो 1:1 होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे सामने है। हर बंदा इससे फैमिलियर है, वो देखता है। अमूमन हम लोग अपना घर बनवाते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कहते हैं जी आप मजदूर और मिस्त्री जो लगे हुए हैं उनके पास खड़े हों कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करें। तो आप नोटिस करेंगे कि जब आपका घर में प्लास्टर हो रहा था तो मजदूर क्या कर रहा था? मजदूर ने 3 पैक या कढ़ाइयाँ जो थी वो रेत की ली और 1 पैक या कढ़ाई जो थी वो सीमेंट की ली और उनको मिक्स किया। तो अगर हम इसको रेशो की शक्ल में देखें तो उसने 3 रेत की कढ़ाइयाँ ली और 1 सीमेंट की ली, तो ये रेशो बनी 3:1। अब हमने रेशो के बारे में काफ़ी देख लिया, उसको हमने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देख लिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑरेंजेस एंड 4 स्ट्रॉबेरीज दी गई हैं। अब ये आपकी बारी है कि पहचाने कि कौन सी रेशो किस तरह से चलेगी। अब हम ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक
रेशो को हम किस तरह से डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमारे पास डेली लाइफ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे रेशो यूज नहीं होती। हम मेजरमेंट्स लें, हम कोई बिल्डिंग का काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, हम लोग कुछ बनाएं, कुछ बेक करें, कुछ कुक करें, खेलों में हमें रेशो की बहुत जरूरत पड़ती है, बिजनेस के अंदर रेशोज का बहुत यूज है। मीन डैट के हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिसमें हम रेशो यूज नहीं करते। अब आप पहचाने कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप रेशो यूज करते हैं और किन किन कैटेगरीज में वो इस्तेमाल हो रही है। हमने रेशो को रिवाइज कर लिया। उम्मीद है कि आपको रेशो की समझ आ गई होगी। अब हम प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पे, जो हमारे बेसिकली आज का टॉपिक है। हमने रेशो के बारे में काफी पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। तो प्रोपोर्शन बेसिकली दो रेशोज को जब आप इक्वल कर देते हैं तो वो हमारी प्रोपोर्शन बन जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेशो है ए रेशो बी, दूसरी है सी रेशो डी। अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शन बन जाएगी। प्रोपोर्शन की एक और डेफिनेशन है पार्ट ओवर होल। पार्ट ओवर होल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उस मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 नंबर हैं और उसमें से आपके नंबर 800 आए, तो आपके मार्क्स की जो प्रोपोर्शन बनेगी वो 800 ओवर 1100, बिकॉज कि आपने उसी टोटल होल 1100 में से 800 लिए। तो प्रोपोर्शन की एक ये भी डेफिनेशन है पार्ट ओवर होल। हमारे सामने एक एग्जांपल है, इसमें एक रस्सी है, उसका 20 मीटर की वो लंबी रस्सी है और उसका वजन है 1 kg। हम एक और रस्सी लेते हैं, वो है 40 मीटर की और उसका वजन 2 kg होगा। पहली वाली अगर आप रस्सी को देखें तो वो 20 मीटर एंड 1 kg, और दूसरी रस्सी को अगर आप देखें तो वो डबल लंबाई में होगी तो उसका वेट भी डबल हो गया। तो ये बेसिकली एक प्रोपोर्शन बन रहा है। पहले की रेशो बन रही है 20/1 और दूसरे की रेशो बन रही है 40/2, यानी कि हमने उनको डबल कर दिया। क्योंकि प्रोपोर्शन का हमारी लाइफ के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का, रूटीन लाइफ में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पे हम प्रोपोर्शन एंड रेशो को यूज नहीं करते। हमने पिछली एग्जांपल देखी एक रस्सी की, अब हम कुछ बॉल्स की एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से उनको इक्वल करते हैं उनकी मुख्तलिफ रेशोज लेकर। यहाँ पे हमारे पास एक येलो बॉल है और दो हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास 2 येलो एंड 4 ब्लू बॉल हैं। आप देखें इस पिक्चर के अंदर हमारे पास जो 1 येलो एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, इसमें मैंने पार्ट ओवर होल की एग्जांपल ली है कि मेरे पास टोटल लेफ्ट साइड पे जो आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, उसमें एक येलो और टोटल बॉल वो 3 हैं, तो इसकी रेशो बनेगी 1/3। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। और दूसरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 येलो बॉल एंड 4 ब्लू बॉल, तो वहां पे येलो बॉल की जो प्रोपोर्शन है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के साथ वो बनेगी 2:6। तो इस तरह से ये दोनों रेशोज को हमने इक्वल किया तो हमारी ये प्रोपोर्शन बनी। अब मैं प्रोपोर्शन की आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं और डेफिनेटली हर बंदे ने उसको देखा होगा। आप लोग घर जब बनाते हैं तो घर का लेंटर डालते हैं और वो लेंटर तकरीबन हर बंदे ने देखा है, क्योंकि वो हमारी एक जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हमारे घर की छत बन रही है। आपकी वो छत तैयार हो रही है, सरिये वाले ने सरिया बिछा दिया और अमूमन सरिये वालों के बारे में ये सुना जाता है जी वो सरिये की पैमाइश या जो उसका वेट है वो एक्यूरेट नहीं करते। तो आप अपने फादर की यहाँ पे किस तरह से हेल्प कर सकेंगे? आप यूं कर सकते हैं कि आप 1 फुट का सरिया ले लें, उसका वेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल उस 1 फुट सरिये का वेट है 1.5 kg।
अब ऊपर जितना भी आपकी छत पे सरिया बिछा हुआ है उस सब की लेंथ को मेजर कर लें और जितने वो फिट निकलते हैं उनको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल केजी ऑफ सरिया निकल आएगा जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और आप अपनी उस रिसीट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि सरिये वाले ने आपके साथ कोई धोखा तो नहीं किया। तो इस तरह प्रोपोर्शन को यूज करते हुए आप अपने फादर की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसको हमने न्यूमेरिकली लिया और उसको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज हो। यहाँ पे मैं आपको फिर थोड़ा सा रेशो के बारे में बता दूं कि रेशो बेसिकली 2 चीजों का कंपैरिजन है। यानी कि एक चीज अगर हमारे पास x है, दूसरी चीज y है, तो इनका कंपैरिजन जो है वो रेशो है। अब रेशो के अंदर जो दोनों चीजें हैं, अगर एक चीज इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, एक चीज अगर डिक्रीज हो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसी तरह इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारी क्या होगी कि अगर एक चीज हमारी इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज हमारी डिक्रीज हो रही है तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग देते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें पेंट के डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं। जब आप अपने घर में पेंट करते हैं तो आपको बाजार से पेंट खरीदना पड़ता है। आप देखें कि इसमें हमारे पास 3 गैलन है पेंट के जो 1500 रुपए के आते हैं। अब हमें और गैलनों की जरूरत है। मीन के 3 गैलन से हमारा काम पूरा नहीं हो रहा तो हमें 6 गैलन चाहिए। तो हमें जो है इनको बढ़ाना है, 3 से 6 करना है। तो ये बड़ा हम क्लियर कट हैं इसमें कि अगर 3 गैलन की प्राइस हमारी 1500 है तो 6 गैलन की प्राइस ऑब्वियसली डबल होगी, यानी कि वो 3000 चली जाएगी। तो आप जूं नंबर ऑफ गैलन बढ़ाएंगे आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो आप काफी सारी चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रोपोर्शंस को, उनकी एग्जांपल्स को देख सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉल करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि अगर एक चीज हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। आप देखें कि इसके अंदर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। अगर वो साइकिल को तेज चलाएगा तो उसका टाइम कम हो रहा है, वो और तेज चलाएगा तो और कम हो रहा है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है। तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल है। और अब हम लोग देखेंगे एक क्विज। इस क्विज के अंदर आपने पहचानना है कि कुछ 3 डॉग्स हैं, वो एक बल्ब के सामने बैठे हैं और बल्ब के अगर जो करीब हैं उन पे रोशनी ज्यादा पड़ रही है, जो बल्ब से दूर हैं उन पे रोशनी कम पड़ रही है। मीन कि यहाँ पे ब्राइटनेस और डिस्टेंस का एक फर्क दिखाया गया है। तो ये आपका एक क्विज है, आपने पहचानना है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास 12 एग्स की प्राइस 96 रुपीज है तो हमारे पास 80 रुपीज में कितने एग्स आएंगे। अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने जो पीछे पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट कहां पे यूज हो रहा है। आप देखें कि करंटली हम 96 रुपीज के 12 एग्स खरीद सकते हैं। तो अब हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, 96 से 80 पे जा रहे हैं। तो जब पैसे कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो चीज हमने खरीदनी है वो भी हम कम खरीद सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कम पैसे तो हम कम चीजें खरीदेंगे, यानी कि एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज भी कम हो रही है। तो ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये सोल्यूशन किस तरह से होगा। हम लोग इनको कॉलम वाइज लिख लेते हैं। हमने एक कॉलम में एग्स को ले लिया, दूसरे कॉलम में हमने प्राइस को ले लिया। इस डेटा के मुताबिक हमारे पास जो 12 अंडे हैं वो 96 रुपीज के आते हैं और कितने अंडे हमारे 80 रुपीज के आएंगे। तो आप देखें एरो की मदद से हमने यहां पे शो किया है कि एग्स कम हो रहे हैं तो हमारी प्राइस भी कम हो रही है। हमने इनको रेशोज बना के इक्वल किया, वो हमारी प्रोपोर्शन बन गई और फिर हमने इनको एक डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। लाइक
12 ओवर y इक्वल 96 ओवर 80। तो ये हमारी प्रोपोर्शन थी जिसको हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा इसलिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब दोनों रेशो हमारी इक्वल हैं, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया, 80 हमारा मल्टीप्लाई हुआ 12 के साथ और 96 हमारा मल्टीप्लाई हुआ y के साथ। फिर लेफ्ट साइड का जो 96 का उसको हम राइट साइड पे ले जाकर डिवाइड किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 10x। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे 12 एग्स आ रहे थे 96 रुपीज के और उधर से आप देखें तो 96 से 80 पे हम गए तो हमारे एग 12 से 10 पे चले गए। तो इस तरह हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल का पता चला कि एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है और अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज होती है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने ये कहा था कि अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। हमारे पास इस एग्जांपल में 10 आदमी हैं जिनके लिए 21 दिनों का राशन मौजूद है। अगर 3 आदमी वहां से चले जाएं तो अब हमारे पास 10 की बजाय 7 आदमी रह जाएंगे और ये जो खाना है उनका वो 21 दिनों की बजाय ज्यादा दिनों के लिए चलेगा। तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे आदमी कम हुए और हमारा दिन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो राशन ज्यादा दिनों तक चलेगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। इसको भी हमने बिल्कुल पहली एग्जांपल की तरह कॉलम की शक्ल में लिखा। एक साइड में हमने आदमी लिख लिए, दूसरी साइड पे हमने दिन लिख लिए। इस डेटा के मुताबिक 10 आदमी 21 दिनों में ये राशन यूज करते हैं। अब आदमी हमारे कम होके 7 पे चले गए तो वो कितने दिन हमारा राशन चलेगा। इनको हम रेशोज बनाकर इक्वल करेंगे तो वो हमारी प्रोपोर्शन बनेगी। तो हमारी 10 रेशोज 21, प्रोपोर्शन 7 रेशो y। इनको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 10 ओवर 7 एंड y ओवर 21। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और y की वैल्यू हमने निकाली वो 30 डेज निकली। सो हमने ये नतीजा निकाला कि जैसे ही आदमी कम होंगे हमारा वो राशन ज्यादा दिनों तक चलेगा। उम्मीद है कि आपको प्रोपोर्शन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। प्रोपोर्शन को समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी। शाबाश। उम्मीद है आपको प्रोपोर्शन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारी डेली रूटीन में किस तरह इस्तेमाल होती है। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान मौजूद रिलेशनशिप को कंपाउंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सबसे पहले हम कैटेगरीज को लिखेंगे। कैटेगरीज को लिखने के बाद हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। अगर आप गौर करें तो इन वैल्यूज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसकी वजह से इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा। इस स्टेप को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। जब हम इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू 828 हासिल होगी। अब हम एग्जांपल 2 कंसीडर करते हैं जिसमें हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन की सबसे पहले कैटेगरीज को लिखा जाएगा। कैटेगरीज को लिखने के बाद इनकी वैल्यूज को लिखा जाएगा। अगर हम अब दोबारा गौर करें तो इन वैल्यूज में इनवर्स प्रोपोर्शन है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन की फॉर्म में इन वैल्यूज को इस तरह लिखा जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा और इस स्टेप को जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। 4 को जब 15 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू 60 हासिल होगी। एग्जाम्पल 3 में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की कैटेगरीज को लिखा जाएगा। कैटेगरीज को लिखने के बाद इनकी वैल्यूज को लिखा जाएगा। अब देखा जाएगा कि क्या इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर हम गौर करें तो इन वैल्यूज में इनवर्स प्रोपोर्शन मौजूद है, जिसकी वजह से इन वैल्यूज को फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। इन वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा।
इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी और जब हम इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2400 हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है आपको रेशो, प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन की समझ आ गई होगी और कंपाउंड प्रोपोर्शन हमारी डेली रूटीन में किस तरह इस्तेमाल होता है। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।